अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है और इससे जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है विशिष्टा द्वैतवाद अद्वैतवाद को कवर करते हुए आज वर्ण आश्रम की तरफ आए हैं। यानी अब जो है हम वैदिक सब वैदिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि आर्यों का माइग्रेशन सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया की तरफ क्या हुआ, कि विभिन्न लोगों के जो मत हैं वो क्या है, उनके मूल स्थान को लेकर यूरोप वालों में किसने क्या जो है दिया है, कल्ला ने क्या कहा है, विलियम जोन्स ने क्या है, सरस्वती ने क्या कहा है, मैक्स मूलर का सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में बताएंगे। और वर्ण शब्द की उत्पत्ति हुई तो फिर हुई कैसे, ये शब्द आया कहाँ से है। चार जो है हमारी जातियां हैं जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इनके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को जो है हम शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस देखें। सारी वीडियो एक दूसरे वीडियो से कनेक्ट हैं और इतिहास को हम जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वर्ण आश्रम है। अब वर्ण आश्रम को अगर आपको दिमाग में आता होगा तो मैंने आपको शंकराचार्य और मंडन मिश्र वाली वीडियो में बताया था कि वर्ण आश्रम जो थे चार है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण शब्द आया कहाँ से। तो हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। अगर आप वैदिक टाइम पीरियड देखोगे, अगर आप वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड देखोगे तो वो 1500 से 600 BC तक है। ठीक है, 1500 से 600 BC तक है। और 1500 से 1000 BC तक तो हमारा ऋग्वेदिक आएगा। और जो 1500 से 600 तक जो है, यहाँ पर मैं 1500 डाल देता हूँ, और ये जो आएगा हमारा लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल। और ये जो है हमारा 1500 से 1000 तक प्रारंभिक वैदिक काल आएगा। इनके विभाजन का आधार और कुछ नहीं है, सिर्फ लोहा। 1000 ईस्वी से हमें लोहा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, वही इनके विभाजन का आधार है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्य है क्या। आर्य का मतलब क्या होता है। देखो, आर्यों को अगर शाब्दिक अर्थ में जाओगे तो आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर, वो अपने आप को कहते थे। आर्यों का जो माइग्रेशन हुआ था वो सेंट्रल एशिया से हुआ था। देखो, बहुत सारे लोगों ने जो है इनके ऊपर बहुत सारे विचार दिए हैं। मैं सबको तो लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ के मैं आपको नाम बोलता जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जैसे एसी दास हो गए। एसी दास ने क्या कहा था कि ये सप्त सेंधव प्रदेश से। कहाँ से? सप्त सेंधव प्रदेश से हैं। और एक ओझा है, उन्होंने कहा था ये ब्रह्म ऋषि देश से। आरपी पांडे कहते हैं मध्य देश से। कल्ला का नाम ध्यान रखना, कल्ला कहते हैं कि डॉक्टर कल्ला ये कश्मीर से हैं। ये तो हमारे भारत के संदर्भ में जो है बहुत सारे मत हैं। बाल गंगाधर बीजी तिलक भी यहाँ तक कि कहते हैं कि ये जो है कहाँ से आए हैं, ये आए हैं उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक। इनका इतना मत मान्य तो नहीं है। और जो सर्वमान्य मत है वो हमारा फॉरेन में आएगा, जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि ये कहाँ से हैं, मध्य एशिया से। और ये जो डेट दी है 1500 से जो है 1000 BC जो आर्यों की है, 1500 से 600 BC तक की जो आर्यों की डेट है वो किसने दी है, ये मैक्स मूलर ने ही नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर। ये मध्य एशिया जो है सर्वमान्य जो मत है वो मध्य एशिया है, जो कि इन्होंने ही दिया है, मैक्स मूलर ने। जैसे अगर हम बहुत और भी बहुत हैं, पेनका ने जर्मनी का है, मेको ने बाल्टिक क्षेत्र का है, विलियम जोन्स आपने जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था कि ये यूरोप से हैं। दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने कहा गया कि पामीर तिब्बत से हैं। तो विभिन्न सारे हैं, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, मैक्स मूलर का विचार मध्य एशिया जो कि सर्वमान्य मत है। जब मैं आपको डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा ये बताऊंगा सब लोगों के मत क्या है, किसने कैसे दिए, कहाँ दिए। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए। तो आर्य का जो है माइग्रेशन हुआ था। माइग्रेशन कहाँ हुआ था, सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया पे। अब सवाल तो ये उठता है कि माइग्रेशन हुआ तो हुआ क्यों था। देखो, जो ये आर्यंस थे वो क्या थे, ये अश्व केंद्रित सभ्यता थी। अश्व का मतलब समझते हो ना, अश्व केंद्रित सभ्यता का मतलब होता है ये घोड़े जो थे यहाँ के मुख्य थे, घोड़ों पे केंद्रित थी। अब जाहिर सी बात है, घोड़ों को खाने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए। अब घास चाहिए, यही सब वो खाते हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, जलवायु परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के कारण आर्यों ने जो है अपना स्थान, यानी अपना स्थान जो सेंट्रल एशिया थे वहाँ से माइग्रेशन कहाँ की तरफ करा, साउथ एशिया की तरफ करा। आपको समझ में आ जाएगा माइग्रेशन का कारण क्या था, क्लाइमेट चेंज था। क्योंकि वहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में घास वास नहीं थी, जो कि ये अश्व केंद्रित सभ्यता हो के लिए जो है जरूरी होती है। इसलिए उन्होंने माइग्रेशन साउथ ईस्ट की तरफ
किया। तो एक ये सेमी नोमैडिक लाइफ जो है जीवन जी रहे थे, अर्ध खाना बदोश जिसे हम कहा जाता है। तो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया की तरफ जो है इन्होंने क्या करा, माइग्रेशन किया। अब माइग्रेशन जो किया, यही आर्यों का आगमन हुआ, यहीं से आर्यों का क्या आगमन हुआ। अब कई बारी देखो पेपर में कभी पूछा तो नहीं गया है, वैसे देख लेना कि आर्यों की जो प्रजाति वो क्या कहा जाती है, कोकेसाइड्स। अब कोकेसाइड जो है वो कोकेसाइड की कुछ विशेषताएं होती थी। एक तो ये जो कदमे होते थे क्या होते थे, लंबे होते थे। कदमे कैसे होते थे, लंबा जो होता है इनका कद होता था। और दूसरी तरफ जो होता है इनका रंग कैसा होता था, तो गोरा रंग होता था। रंग गोरा होगा और इनके जो है तीखे नैन नक्श होंगे। कैसे होंगे, तीखे नैन नक्श होंगे। ध्यान रखना, तीखे, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है ये पूरा, तीखे जो है नैन नक्श होते थे। तो इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ कहने का देखो मतलब क्या था। अब जब माइग्रेशन हो जाता है सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक, चार प्रजा आप देख लेना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब मैं आपको अभी नीचे बताता हूँ असली कारण क्या था। अब जब इन्होंने अपना माइग्रेशन किया साउथ एशिया की तरफ, तो जब यहाँ पर आए तो इनका जो है आपस में टकराव हुआ। अब टकराव का क्या हुआ, दास एंड दसी, ये शूद्र कास्ट से जो है बिलोंग करते थे। ये किससे करेंगे, शूद्र कास्ट से बिलोंग करेंगे। अब दास लोग वो थे, ये एक ऐसी शाखा थी, आर्यों के पूर्ववर्ती कबीले के लोग थे। जैसे एग्जाम्पल राजा सुदास, ऐसा कहा जाता है ये लोग क्या थे कि आर्यों के आने से पहले ही ये लोग यहाँ पर आ गए थे। अगर मैं बिल्कुल जैसे बोलूं कि आर्यन शाखा जो आर्यों से पहले ही आके बस गई, वो लोग क्या कहलाए, दास कहलाए। यानी आर्यों की एक ऐसी शाखा जो आर्यों से पहले ही आके यहाँ पर बस जाती है, वही लोग क्या कहलाए, दास कहलाए। जिसमें हम पढ़ा है, मैंने आपको बताया, राजा सुदास के बारे में बता भी रखा है। और दूसरी जो है दस्यु जो थे यहाँ के मूल निवासी थे। मूल निवासी में हमारे उत्तर हड़प्पा है, जिन मैंने आपको बताया हड़प्पा का जो लेटर जो सबसे जो लास्ट वाला फेस आएगा जिसे अवनति हड़प्पा कहा जाता है, वो लगभग 1900 से 1300 के आसपास आएगा, 1300 ईसा पूर्व के आसपास में आएगा। तो आपको पता चलिएगा शूद्र, दास एवं दस्यु। कुछ और प्रजातियां जैसे देख लीजिए, मैंने आपको इनकी वो बताइए कि ये कोकेसाइड थे। कोकेसाइड का मैंने आपको बता दिया, इनका जो है लंबा कद होता था, गोरा रंग होता था, तीखे नैन नक्श होते थे। कुछ और हैं, ये मेडिटेरेनियन है, एक अल्पाइन है, एक प्रोटोस्टाइलाइड है, एक मंगोलाइड है। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो मत करिए, कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं, लेकिन आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए जो है ये बता रहा हूँ। अभी कुछ पेपर में वैसे तो मेरा पढ़ी नहीं है कभी यहाँ से जो आई हो, लेकिन आप जब भी ध्यान रखा, मेडिटेरियन और अल्पाइन के बारे में देखेंगे, ये जो कलर में होते थे ब्राउनिश होते थे। मैंने यहाँ पे आपको बताया इनका जो रंग होता था वो बिल्कुल गोरा होता था, कद जो होता लंबा होता था। ये जो होते थे बड़े कपाल खंड वाले होते थे, उनका जो कपाल का नियर सर्वर जो होता बड़ा होता था। इनकी हाइट जो होती कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी, एवरेज हाइट होंगी या फिर शॉर्ट हाइट होगी। प्रोटोस्टाइलाइड में ये देखोगे आप ब्लैक कलर, ट्राइबल, ठीक है, ब्लैक कलर होता था। ट्राइबल क्षेत्र में आप जाके देखोगे काले काले जैसे लोग होते थे। और मंगोलाइड आप देखोगे, जैसे हम 7 सिस्टर जो हमारी कही जाती हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, अरुणाचल प्रदेश वाला, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये वाला जो था यहाँ की हाइट जो होती थी वो शॉर्ट हाइट थी। कैसी हाइट थी, शॉर्ट हाइट होती थी। इनकी नोस जो होगी यानी नाक जो होगी वो फ्लैट होगी, चेहरा जो है पीलापन होगा, आपने देखा होगा, और थोड़ा जो है नाक जैसी चपटी सी रहेगी। तो ये यहाँ के लोगों की जो है अपनी विशेषताएं होती थी। अब आर्य, ठीक है, मैंने आपको दिखाया आर्यों का जब माइग्रेशन साउथ एशिया की तरफ हुआ, यानी इनके कॉकेसाइड प्रजाति के इनके और इनके बीच में, इन दो प्रजातियों के बीच में जब इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, यानी कांटेक्ट हुआ, तो ये जो संघर्ष कहलाया, इसी को नाम दिया गया वर्ण। वर्ण अगर देखेंगे तो संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। वर्ण कहाँ से आया हुआ शब्द है, संस्कृत भाषा से। वर्ण का रंग होता है, वर्ण का मतलब होता है संस्कृत में रंग, ठीक है। तो यानी ये रंग इनका डिफरेंट था, क्योंकि मैंने आपको बताया गोरा रंग था, तीखे नैन नक्श थे, लंबा कद था, लेकिन इनका जो था कलर में ब्राउनिश थे, कपालखंड जो था एवरेज हाइट थी, ट्राइबल कलर थे। इधर ये मंगोलाइड में हम 7 सिस्टर वाले जो है इन्हें देखेंगे। तो इनके और इनके बीच में जो इंटरएक्शन हुआ, ठीक है, जो इंटरएक्शन हुआ, तो उसी को हमने क्या कहा, वर्ण व्यवस्था। यानी वर्ण का मतलब होता है रंग। तो वर्ण व्यवस्था आप समझ गए होंगे क्या होगा। वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। और वर्ण व्यवस्था में मैंने आपको बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है हमें ऋग्वेदिक काल में जो है
एक नियमित वर्ग नहीं, एक नियमित वर्ण नहीं था। जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब जो है हम शूद्रों को देखेंगे। तो अब यहीं से मैं थोड़ा और आगे आपको बताता हूँ ऋग्वेद के सहारा लेकर। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका जो 9वां सूक्त है उसका नाम है पुरुष सूक्त। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है 90वां सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण के जो मुख है और ब्राह्मण की जो भुजा यानी कि जो बाजू होती है हमारा, और एक तरफ जांग होती थी, जांग यानी जो पैरों पे जो होता है हमारी कमर के नीचे, और पैर जो है बिल्कुल नीचे का। तो कहता है ब्राह्मण के जो मुख से जन्मे हैं वो ब्राह्मण कहलाए, जो भुजाओं से जन्मे हैं वो क्षत्रिय कहलाए, जो जांग से उत्पन्न हुए हैं वो वैश्य कहलाए, और जो पैरों से है वो बिल्कुल शूद्र है। तो इनकी स्थिति बिल्कुल ही नीची थी। इन्हें तो यहाँ तक कि शिक्षा लेने का अधिकार भी नहीं था, और ना ही ये ऋग्वेद में एक नियमित वर्ग था। अब ऋग्वेद में केवल एक बार ही जो है 500 साल में जो है अगर हम देखेंगे तो एक बार उल्लेख हुआ है, वो भी पुरुष सूक्त के, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। इससे हमें क्या पता, ये ऋग्वेद काल में एक नियमित वर्ण नहीं था। ऋग्वेद काल में एक नियमित वर्ण नहीं था, जो कि ये उत्तर वैदिक काल में आएगा। आप समझ गए होंगे वर्ण व्यवस्था। आप अगर देखना चाहो तो कैसा बिल्कुल इनकी स्थिति तो समाज में इतनी ज़्यादा थी। अभी इनसे भी बुरा हाल एक और जाति का आएगा जिसे हम चांडाल पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना चांडाल के बारे में। अब ऋग्वेद में क्या कहा गया है, मैंने थोड़ा वो लिख दी है तो आप इसे भी देखिएगा जरूर। ऋग्वेद में कहा गया है कि मैं एक कवि हूँ, यानी आई एम अ पोइट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर जो है वो अनाज पीसती हैं, अनाज पीसने का जो कार्य करती हैं। तो मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य, कहीं कहीं पर चिकित्सक भी लिखा था, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अनाज पीसती हैं। आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फैमिली एक है लेकिन सबका जो प्रोफेशन है वो डिफरेंट है। यानी यहाँ पर जो है कर्म के आधार पर, यानी आप जैसा कर्म करेंगे, आपके जैसे पास क्वालिफिकेशन होगी तो आपको वैसा समाज में ओहदा मिलेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्म नहीं रह जाएगा, उत्तर वैदिक काल में जन्म हो जाएगा, जो कि शूद्रों के साथ होगा। जो जिस वर्ण में जन्मा है वो उसी वर्ण में जो है लेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्यों के बारे में वर्ण आश्रम, जो आज हमने वर्ण आश्रम पढ़ा है क्या था। बेसिकली मैं फिर एक बारी बता देता हूँ, ये जो है सेंट्रल एशिया से यानी मध्य एशिया से जो है साउथ एशिया की तरफ माइग्रेशन था। इनके बीच में जो उनके बीच में और जो यहाँ के जो लोग थे इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, संघर्ष हुआ, तो उसी से एक शब्द निकला वर्ण, उसी में वर्ण व्यवस्था आया। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन जातियां थी। इनके बाद में जो अगली जाति आएगी वो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलेगी। ऋग्वैदिक काल में ये एक नियमित प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, इसमें ये एक नियमित वर्ण नहीं था। इनका मैंने आपको बता दिया, पुरुष सूक्त में भी बता दिया। पुरुष सूक्त में ही बताया गया कि ब्राह्मण की मुख से जो है ब्राह्मण जन्म, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैरों से शूद्र। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। ये तो फिलहाल अभी हम जो है एक ऊपर से पढ़ा रहे हैं, ताकि मैं अगर जब आपको वर्ण आश्रम बोलूँ या फिर वर्ण व्यवस्था बोलूँ तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए, पूरी जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम इतिहास को जो है यूजीसी नेट का सिलेबस बिल्कुल कवर करेंगे, बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, बस आप हमारे साथ जो है बने रहिए। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस भी जाके देखो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे जो मैं अभी एक अरावली हिल्स के ऊपर भी जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है AQI जो इतना बढ़ रहा है उसका प्रभाव दिल्ली पर पड़ रहा है, हरियाणा पर पड़ेगा, कैसे कैसे जो है इसका प्रभाव पड़ेगा, और कैसे हमारी भारत की एक ओल्डेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है उसको जो है विनाश होने जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वर्ण आश्रम का अगला पार्ट ही लेके आएंगे, और जो है आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।